मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिलने वाला होगा, उसी दिन मेरे अपने ही लोग मुझे इतना छोटा महसूस करवा देंगे कि मैं खुद को समझाने के लिए सिर्फ एक शब्द लिख पाऊं। समझ गई? अगर आप भी कभी ऐसे हालात से गुजरे हो तो कमेंट में लिखो, मैं समझता हूं। उस एक शब्द के पीछे जितनी चुप्पी थी, उतना दर्द शायद किसी चीख में भी नहीं होता। उस दिन मैंने अपने परिवार के ग्रुप में बस इतना लिखा था कि कल एक बड़ा कार्यक्रम है, लाइव टीवी पर आएगा। अगर आ सको तो आना या कम से कम देख लेना। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, जैसे फिर से वही छोटी लड़की बन गई थी जो उम्मीद करती है कि इस बार कोई आएगा। लेकिन जवाब आया, हम बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माँ ने लिखा, कल तो फैमिली डिनर प्लान है। और मेरी बड़ी बहन ने हंसते हुए लिखा, हर चीज ड्रामा नहीं होती। उस पल मुझे समझ आ गया कि इस बार भी मैं अकेली ही हूँ। और यही वो पल था जहाँ मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पली बढ़ी, एक ऐसा घर जहाँ हर चीज व्यवस्थित थी, लेकिन रिश्तों में एक अजीब असंतुलन था। मेरे पापा राजेश तिवारी एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे। पूरे मोहल्ले में उनका नाम था। लोग उन्हें इज्जत देते थे, सलाह लेते थे। वो हमेशा कहते थे, परिवार सबसे पहले आता है। लेकिन उस वाक्य में मैं कभी शामिल नहीं थी। मेरी माँ सुनीता तिवारी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। वो कभी चिल्लाती नहीं थी, बस हर बात को मीठे शब्दों में ढक देती थी। अगर पापा कुछ गलत करते तो वो कहती, उन पर बहुत प्रेशर है। अगर दीदी सारी लाइमलाइट ले जाती तो कहती, वो कॉन्फिडेंट है। और अगर मैं नज़रअंदाज होती तो कहती, तुम तो समझदार हो। मेरी बड़ी बहन साक्षी हमेशा से घर की शान थी। खूबसूरत, मिलनसार, हर किसी की फेवरेट। स्कूल में वॉलीबॉल खेलती थी, कॉलेज में भी सब उसे जानते थे। बाद में उसने रियल एस्टेट का काम शुरू किया और हर डील उसके लिए एक सेलिब्रेशन बन जाती। और फिर मैं थी, नेहा, वो लड़की जिसे सिर्फ तब याद किया जाता जब कुछ ठीक करना हो। मैं वही थी जो घर का वाईफाई ठीक करती, प्रिंटर चलाती, दीदी की वेबसाइट बनाती। लेकिन जब तारीफ की बात आती तो मेरा नाम कहीं नहीं होता। जब मैं 12 साल की थी, मैंने साइंस एग्जीबिशन में एक छोटा सा वेदर मॉडल बनाया था। मैंने सोचा था इस बार सब आएंगे। मैंने उनके लिए सीट भी रखी थी। लेकिन उस दिन दीदी का मैच था और पापा ने कहा, टीम स्पिरिट जरूरी है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम तो समझ जाओगी। मैं उस दिन सेकंड आई थी, लेकिन घर आकर किसी ने नहीं पूछा। पापा ने बस इतना कहा, अच्छा है, कल याद दिलाना गैरेज का नेट ठीक करना है। धीरे धीरे मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया। मैं चुप हो गई, काम करने लगी, बिना शोर किए आगे बढ़ने लगी। कॉलेज में मैंने टेक्नोलॉजी चुनी क्योंकि मशीनें कम से कम झूठ नहीं बोलती। मैं दिल्ली के एक क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में काम करने लगी, जहां हम बाढ़ और तूफानों के लिए चेतावनी सिस्टम बनाते थे। मेरा काम था डेटा को समझना, पैटर्न पकड़ना और लोगों तक समय से चेतावनी पहुंचाना। कई रातें बिना सोए बीतीं। कई बार सिस्टम फेल हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि हर सेकंड किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक छोटे से गांव में बाढ़ आई। हमारी सिस्टम ने 10 मिनट पहले चेतावनी दी और उन 10 मिनटों ने कई लोगों की जान बचा ली। उसी दिन मुझे लगा कि मेरा काम सिर्फ कोड नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद मुझे एक ईमेल आया। मुझे नेशनल डिजास्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया था। मैं स्क्रीन को देखती रह गई, यकीन नहीं हो रहा। और था, वहां लिखा था कि मैं 4 लोगों को बुला सकती हूँ, 4 सीटें, 4 मौके,
और मैंने सोचा शायद इस बार मेरा परिवार आएगा। लेकिन जो हुआ वो आपने शुरुआत में सुना। उस रात जब मैं स्टेज पर खड़ी थी, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। मेरे नाम के साथ मेरी मेहनत दिखाई जा रही थी और उसी वक्त मेरे घर में टीवी पर मेरा चेहरा आया। सब चुप हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी स्पीच में अपने टीम का नाम लिया, अपने मेंटर का धन्यवाद किया, लेकिन अपने परिवार का नहीं, क्योंकि सच यही था कि उन्होंने इस सफर में मेरा साथ नहीं दिया। रात को जब मैं घर लौटी, मेरे फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स थे। पापा का मैसेज था, तूने बताया क्यों नहीं कि इतना बड़ा अवार्ड है? माँ ने लिखा, हमें नहीं पता था। दीदी ने लिखा, फोटो भेज, पोस्ट करनी है। उस पल मुझे हंसी भी आई और दर्द भी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर फोन लॉक कर दिया। अगली सुबह मैंने एक मैसेज लिखा, आप लोग मेरे काम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए अब उसका फायदा भी नहीं उठा सकते। पापा ने गुस्से में लिखा, तू परिवार के खिलाफ जा रही है। माँ ने समझाने की कोशिश की। दीदी ने मुझे ड्रामेबाज कहा, लेकिन इस बार मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने चैट म्यूट कर दी और पहली बार मेरे घर में सन्नाटा मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। लोगों ने पापा से पूछा कि वो अवार्ड में क्यों नहीं गए। दीदी की पोस्ट पर सवाल उठे और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन साफ हो गई। मैंने सीख लिया कि अपनी कीमत किसी और की पहचान से नहीं होती, और अगर आप हमेशा दूसरों के लिए खुद को खो देते हो, तो याद रखना, खुद को चुनना भी एक ताकत है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो आपकी मेहनत को तब भी समझें जब दुनिया आपको नहीं जानती। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को पहचान लेते हो, तब किसी और की पहचान की जरूरत नहीं रहती। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बाहर से वही थी, वही नौकरी, वही ऑफिस, वही सिस्टम, लेकिन अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सालों से किसी बंद कमरे में रह रही थी और अचानक किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। हवा भी अजीब लग रही थी, आज़ादी भी थोड़ी डरावनी थी। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो सब कुछ अलग महसूस हुआ। लोग मुझे पहले भी जानते थे, लेकिन अब उनकी नज़रों में एक अलग सम्मान था। मेरे टीम लीडर करण सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, नेहा, अब काम और बढ़ेगा, तैयार रहना। मैं मुस्कुराई, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी क्षमता को जिम्मेदारी के साथ जोड़ा था, सिर्फ काम निकालने के लिए नहीं। मेरे मेंटर माया मैम मेरे पास आईं और बोली, कल रात तुमने सिर्फ अवार्ड नहीं जीता, तुमने खुद को चुन लिया। उनके ये शब्द मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। लेकिन उसी पल मेरे फ़ोन में फिर से नोटिफिकेशन आया। फैमिली ग्रुप म्यूट था, लेकिन निजी मैसेज आ रहे थे। पापा का, लोग पूछ रहे हैं क्या बोलूं। माँ का, बेटा बात तो कर ले। साक्षी का, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। मैंने फ़ोन उल्टा कर दिया। इस बार मैंने खुद को उस पुराने पैटर्न में गिरने नहीं दिया। यही मेरी असली परीक्षा थी। उसी दिन शाम को एक बड़ी मीटिंग रखी गई। कई राज्यों के अधिकारी आए थे। हमें अपना सिस्टम प्रेजेंट करना था। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, हर कोई ध्यान से सुन रहा था, कोई बीच में नहीं काट रहा था। कोई मुझे छोटा महसूस नहीं करवा रहा था। और अचानक मुझे एहसास हुआ, समस्या मुझ में कभी थी ही नहीं। मैं हमेशा सही जगह पर नहीं थी। मीटिंग के बाद एक अधिकारी मेरे पास आए और बोले, आपकी वजह से हमने पिछले महीने एक पूरे इलाके को समय पर खाली करवाया। उनके शब्दों में जो सच्चाई थी, वो किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। उसी रात मैं घर लौटी, अकेले बैठी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कोई डिलीवरी होगी,
लेकिन जब दरवाज़ा खोला, सामने पापा खड़े थे। उनके साथ माँ और साक्षी भी थी। बिना बताए, बिना पूछे, जैसे उन्हें अब हक है आने का। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। पापा ने बिना कुछ बोले अंदर कदम रख दिया, जैसे ये घर अभी भी उनका है। माँ ने इधर उधर देखा और बोली, अच्छा है, साफ सुथरा है। साक्षी ने सीधा कहा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? उस पल मुझे गुस्सा नहीं आया, बस एक अजीब सी शांति थी। मैंने दरवाजा बंद किया और कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? पापा ने आवाज ऊंची की, ये कोई बात करने का तरीका है? हम तेरे अपने हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अपने वो होते हैं जो वक्त पर साथ खड़े हों, टीवी पर नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने बात संभालने की कोशिश की, बेटा, गलती हो गई, हमें नहीं पता था। मैंने तुरंत काटा, पता करना आपका काम था। साक्षी ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा बना रही है इसे, एक अवार्ड ही तो है। बस यही वो पल था जहां अंदर दबा हुआ सब कुछ बाहर आ गया। मैंने पहली बार बिना रुके कहा, तुम्हारे लिए एक अवार्ड होगा, मेरे लिए वो सालों की मेहनत है। वो हर रात है जब मैं अकेले काम कर रही थी। वो हर बार है जब मुझे नज़रअंदाज किया गया। और फिर भी मैं रुकी नहीं। पापा गुस्से में आ गए, हमने तुम्हें पाला है, ये सब हमारे बिना नहीं होता। मैंने सीधा जवाब दिया, आपने मुझे पाला नहीं, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैंने खुद को बनाया। ये सुनते ही उनका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उनके अहंकार पर चोट मार दी हो। उन्होंने कहा, तू हमें सिखाएगी अब? मैंने शांत आवाज में कहा, नहीं, बस अब आपको मुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये पल आसान नहीं होता। अपने ही लोगों के सामने खड़े होना और खुद को चुनना। माँ रोने लगी, लेकिन इस बार उनके आंसू मुझे कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने सालों तक उनके समझदार हो के पीछे अपना दर्द छुपाया था। साक्षी ने फोन निकाला और बोली, मैं सब ठीक कर देती हूँ, एक पोस्ट डाल देती हूँ, सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने उसका हाथ रोक दिया, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। पापा ने आखिरी कोशिश की, देख नेहा, लोग बातें बना रहे हैं, हमें एक साथ दिखना होगा। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, मुझे लोगों को कुछ साबित नहीं करना और आपको भी नहीं। फिर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, आप लोग जा सकते हो। तीनों चुप हो गए, शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगी। माँ ने आखिरी बार कहा, बेटा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया और इस बार मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दरवाज़ा बंद हुआ और पहली बार वो आवाज़ मुझे टूटा हुआ नहीं, मजबूत महसूस करवा रही थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागी रही, लेकिन इस बार मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी, मैं बदल चुकी थी और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगले दिन मैंने अपने काम पर और फोकस किया। हमने नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, नई टीम बनाई और मैं उन लोगों को ट्रेन करने लगी जो मेरे जैसे थे, शांत लेकिन मजबूत। धीरे धीरे मेरी दुनिया बदल रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली मोड़ अभी आना बाकी था। वो मोड़ जो सिर्फ मेरे परिवार को नहीं, मुझे भी हिला देगा। उस रात जब मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मुझे लगा था कि कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली बदलाव तो उसके बाद शुरू हुआ। कुछ हफ्तों तक घर से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ, बस कभी कभी माँ का एक छोटा सा मैसेज, खाना खाया, और फिर सन्नाटा। पापा का कोई कॉल नहीं, साक्षी की कोई टैग नहीं, जैसे उन्होंने मुझे मेरी ही दुनिया में छोड़ दिया हो। लेकिन इस बार ये अकेलापन मुझे तोड़ नहीं रहा था, ये मुझे बना रहा था। ऑफिस में काम
तेजी से बढ़ रहा था। मेरे प्रोजेक्ट को अब कई राज्यों में लागू किया जा रहा था। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। लेकिन हर सफलता के बीच एक सवाल आता था, क्या ये सब मैं पहले भी कर सकती थी? अगर मुझे शुरू से सपोर्ट मिलता, फिर मैं खुद को रोक देती, क्योंकि अब ये सवाल ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये था कि मैं अब क्या कर रही हूँ। एक दिन माया मैम ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, नेहा, हमें एक नई टीम बनानी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे लीड करो। एक सेकंड के लिए मैं चुप रह गई। ये वही मैं थी जिसे कभी अपने घर में बोलने का मौका नहीं मिलता था, और आज कोई मुझे लीडर बना रहा था। मैंने हाँ कहा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। उसी शाम मैं घर लौटी, खुद के लिए चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मुझे अचानक वो छोटी नेहा याद आई जो साइंस प्रोजेक्ट के सामने खड़ी थी, खाली कुर्सियों को देख रही थी और फिर खुद से कह रही थी, कोई बात नहीं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं रुकूंगी नहीं, और आज मुझे एहसास हुआ मैंने वो वादा निभाया। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर पापा का नाम था। कुछ सेकंड तक मैं देखती रही, फिर कॉल उठाया। उनकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी। उन्होंने कहा, कैसी है? ये वही आदमी था जो हमेशा आदेश देता था, आज सवाल पूछ रहा था। मैंने सीधा जवाब दिया, अच्छी हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उन्होंने कहा, लोग अभी भी बात कर रहे हैं, स्कूल में भी। मैंने बीच में ही रोक दिया। आपको क्या कहना है वो आप जानो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे गलती हो गई। ये शब्द सुनने में जितने आसान लगते हैं उतने होते नहीं, खासकर जब वो किसी ऐसे इंसान से आए जिसने कभी गलती मानी ही नहीं। लेकिन मुझे उस वाक्य में कुछ कमी महसूस हुई। मैंने पूछा, कौन सी गलती? वो चुप हो गए, फिर बोले, बस उस दिन नहीं आ पाया। मैंने धीरे से कहा, आप नहीं आए, आपने आने से मना किया। ये फर्क बहुत बड़ा था और पहली बार मैंने उसे उनके सामने रखा। अगर आप समझ पा रहे हो कि ये फर्क क्यों ज़रूरी है तो कमेंट में लिखो, मैं समझता हूँ। क्योंकि कई बार माफ़ी सिर्फ शब्द होती है, जिम्मेदारी नहीं। पापा ने फिर कहा, अब क्या कर सकती है तू? सब ठीक कर दे। ये वही पुराना पैटर्न था, गलती उनकी, ठीक मुझे करना है। मैंने बहुत शांत होकर जवाब दिया, कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, बस बदल जाती हैं। वो कुछ नहीं बोले और पहली बार मैंने बिना डर के कॉल काट दी। उस दिन के बाद मैंने उनसे बात नहीं की। माँ ने कुछ बार कोशिश की, लेकिन मैंने दूरी बनाए रखी। साक्षी ने एक बार फिर मैसेज किया, तू बदल गई है। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाँ, मैं बदल गई थी और यही ज़रूरी था। धीरे धीरे मेरी दुनिया और मजबूत होती गई। मेरी टीम बढ़ी, हमारा सिस्टम और बेहतर हुआ। कई जगहों पर समय रहते लोगों को चेतावनी मिलने लगी। एक दिन एक गांव की महिला का मैसेज आया, आपकी वजह से हम समय पर घर छोड़ पाए। मैंने फ़ोन नीचे रखा और कुछ देर चुप बैठी रही, क्योंकि यही असली जीत थी। न टीवी, न अवार्ड, बल्कि वो लोग जो सुरक्षित थे। उसी रात मैंने अपने किचन काउंटर पर रखा, वो अवार्ड उठाया और उसे अलमारी में रख दिया, क्योंकि अब मुझे हर दिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपनी पहचान मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक फैमिली फंक्शन का निमंत्रण आया। पहले मैं हमेशा जाती थी, इस बार मैंने मना कर दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस मैं नहीं आ पाऊंगी। और यही मेरा जवाब था। मैंने सीखा कि हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूरी ही सम्मान बचाती है। शायद एक दिन मैं अपने परिवार से फिर बात करूं, शायद नहीं,
लेकिन अब ये फैसला मैं करूंगी, उनकी ज़रूरत से नहीं, अपनी शर्तों पर। क्योंकि अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो खाली कुर्सियाँ देखकर खुद को छोटा महसूस करे। अब मैं वो इंसान हूँ जो अपनी जगह खुद बनाता है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए खुद को खो देते हो, तो याद रखना, खुद को चुनना भी एक ताकत है। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि लोग आपको पहचान लें, बल्कि ये होती है कि आप खुद को पहचान लो। रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाए जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो तब साथ खड़े हों जब कोई देख नहीं रहा होता। और अगर कोई उस वक्त साथ नहीं था, तो उसे बाद में आपके साथ खड़े होने का हक भी नहीं मिलता। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे महसूस करो। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कहीं कोई खाली कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही हो, और इस बार आपको खुद के लिए बैठना है।